गीत तो आपने सुना होगा, सपने देखे बड़े बड़े, बड़ा वो कुछ भी कर न सके। बुझी बुझी सी रंगत जिसकी, उड़ी उड़ी खुशबू, बस नाम इनका सिद्धू नहीं। नाम कई सारे हैं, नाम नीतीश कुमार भी है, नाम केसीआर भी है, नाम स्टालिन भी है, नाम ममता बनर्जी भी है, नाम राहुल गांधी भी है और खुद भारी तन्हाई में इस वक्त हतोत्साहित बैठे अरविंद केजरीवाल भी एक नाम ही है। जानते हैं इन सब में एक बात सामान्य यानी कॉमन क्या है? ये सब चाहते हैं कि ये मोदी जी को देखकर 2024 में गा सकें कि आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया। और इसके लिए भाई कोई हैप्पी बर्थडे वाली पार्टी देकर अपना बल तोड़ रहा है, तो कोई अपनी पार्टी के नेताओं को कह रहा है कि कर दो मुनादी, पीएम पद का विपक्ष में चेहरा हम ही होंगे। सबसे पहले बात उनकी जिनके लिए हम दो पंक्तियां कहेंगे और आप नाम खुद जान जाएंगे। ऐसा लगता है कि खैराबादी साहब ने ये उन्हीं के लिए लिखा। ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना सका मैं वो एक मुस्तक गुबार हूं। विपक्ष के अलग अलग मानिए जब पीएम पद की दावेदारी को पुख्ता कर रहे थे, तब राहुल गांधी कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा। यूं तो इस यात्रा के कई प्रयोजन थे, लेकिन एक अहम मकसद यह भी था कि कैसे अलग अलग राज्यों से गुजरते हुए क्षेत्रीय नेताओं को यात्रा का हिस्सा बनाया जाए और फिर दिखाई जाए वो तस्वीर जिससे कांग्रेस को कुछ राहत मिल सके। और उस तस्वीर में होता क्या, तो वो भी सुन लीजिए। उस तस्वीर में केरल से लेकर कश्मीर तक के क्षेत्रीय नेता राहुल के साथ दिखते और 2024 के लिए संदेश जाता कि पीएम पद के विपक्ष का चेहरा होंगे राहुल गांधी। और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, मगर यह हो न सका। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षी नेताओं ने ऐसी कन्नी काटी जैसे राहुल गांधी उधार मांगने निकले हों। खैर, यात्रा ने साफ कर दिया कि राहुल के साथ कोई है नहीं और तब कमलनाथ को यह कहना पड़ा कि राहुल ही आगामी चुनावों में कांग्रेस के पीएम फेस होंगे। अब इससे आगे की कहानी तो आपको भी पता है, आंकड़े भी और नतीजे भी, तो बेफजूल क्यों लिखना और क्यों बताना। अब बात सपने सर जी की, जो आजकल अकेले पड़ गए हैं। विजय नायर उनके कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, वो जेल में हैं। जो आदमी फाइनेंस देखता था सत्येंद्र जैन, वो भी जेल में है। एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा मनीष सिसोदिया भी कुछ दिन से जेल की रोटी तोड़ रहे हैं। तो फिर कुछ दिन में छत्तीसगढ़ जाने वाले थे अरविंद केजरीवाल, क्या आप जा पाएंगे? मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि वो सोनिया गांधी से बात करना चाहते थे। सोनिया गांधी ने कहा कि बात करेंगे, लेकिन बाद में बात हो ही नहीं पाई। फिर राहुल तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन राहुल ने तो जवाब देने लायक भी नहीं समझा। आपकी रणनीति हमेशा से खुद को कांग्रेस की जगह पर स्थापित करने की रही। शायद कांग्रेस इस बात को समझ गई। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बीते साल की शुरुआत में पंजाब की जीत के बाद आपके बड़े नेता ने तो यहां तक कह दिया कि जब कांग्रेस की भी 2 राज्यों में सरकार है और हमारी भी, तो हमें राष्ट्रीय और दूसरे नंबर की पार्टी कहना शुरू कर दिया जाए। यानी कान घुमाकर नहीं, सीधे पकड़ने को आप कहोगे तो अरविंद केजरीवाल की ख्वाहिश पीएम बनने की शायद विपक्षी नेताओं में सबसे ज्यादा है। लेकिन फिलहाल वो सोनू निगम को सुन रहे हैं। क्यों ऐसी उम्मीद की मैंने जो ऐसे नाकाम हुई, दूरी बनाई थी मंजिल तो रास्ते में ही शाम हुई। अब पीएम के चेहरे की बात हो रही है तो बात बिहार की तो होगी ही, और बिहार की बात पीएम पद से जोड़कर होगी तो नीतीश कुमार के अरमान तो जागेंगे ही। जेडीयू ने तो उनको पीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया और लालू यादव भी कह रहे हैं कि बिहार से बाहर जाकर अब नीतीश को विपक्ष को एकजुट करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने जो चुप्पी आपके लिए साधी, वही चुप्पी नीतीश बाबू के भी हाथ आई। सोनिया और राहुल दोनों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन वहां पर खामोशी चस्पा रही। लेकिन उम्मीद के भरोसे दुनिया चल रही है, तो नीतीश बाबू क्यों न चले। अब बात बिहार के ही पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की। यहां दीदी जैसे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव जीती, उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो ही विपक्ष को एकजुट करेंगे।
तो लगी दिल्ली का दौरा लगाने। लेकिन यहां कहानी थोड़ी अलग है। जहां एक तरफ कांग्रेस बाकियों को भाव नहीं दे रही, यहां दीदी ने कांग्रेस को ही किनारे लगा दिया और कांग्रेस से इतर बाकी सभी को मनाने लगी। लेकिन दीदी को बड़ा झटका शरद पवार ने यह कहकर दे दिया कि कांग्रेस के बिना विपक्ष का कोई भी मंच बनाना बेईमानी होगी। यहां शरद पवार ने यह कहा और वहां दीदी ने शपथ ले ली कि लड़ेंगी तो बिना कांग्रेस के। यानी सूचकांक में उनकी भी मौजूदगी है, बल्कि सही यह कहना होगा कि दीदी के एंट्री से ही सूचकांक का आरंभ हुआ। अब चलिए दक्खन में। हैप्पी बर्थडे भी सियासत में चुनावी साल में काफी अहम हो जाते हैं। यह आपको स्टालिन ने हाल में ही बखूबी समझाया। उनके जन्मदिन पर तेजस्वी भी पहुंचे, फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे, अखिलेश भी पहुंचे और फिर फारूक ने यह कहकर स्टालिन को सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट दे दिया कि पीएम पद के सबसे आइडियल कैंडिडेट स्टालिन ही हैं। हालांकि तेजस्वी के लिए बर्थडे पार्टी थोड़ी महंगी पड़ गई। कैसे, वो जान लीजिए। हुआ यह कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर मारपीट की घटना का मामला सामने आया। आरजेडी और जेडीयू में इस बात पर ठन गई। तेजस्वी यादव ने यह कहकर स्टालिन को क्लीन चिट दे दी कि वहां बिहारियों के साथ मारपीट की कोई घटना हुई ही नहीं। हालांकि बीजेपी विधायकों के दबाव में सीएम नीतीश कुमार ने घटना की जांच के लिए डेलीगेशन भेजकर तेजस्वी को बखूबी आईना दिखा दिया। आखिर में केसीआर, जिन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार करने के लिए आयोजन किया, जहां अखिलेश यादव पहुंचे, केरल के सीएम पिनाई राजन पहुंचे, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी पहुंचे। हैरानी यहां यह थी कि बुलावा तेजस्वी या नीतीश को नहीं गया, हालांकि उनसे मुलाकात पहले हो चुकी थी। लेकिन यहां वो दोनों भी पहुंचते तो दम थोड़ा और दिखता। लेकिन इतने के बावजूद एक चेहरा केसीआर भी है, ये मानने वालों की कोई भी कमी नहीं है। यह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और हर कोई अपनी रणनीति को और धार दे रहा था कि तब तक केजीएफ वाले अंदाज में कहें तो किसी और के कदम वहां पड़ गए थे। सुना है आपने, पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। उत्तर पूर्व के चुनावी नतीजे आए और विपक्ष का उत्साह पानी पानी हो गया। पैमाना कोई भी हो, विपक्ष जानता है कि पीएम मोदी हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। आप काम कह लो सबसे आगे, आप नाम कह लो सबसे आगे, आप परिश्रम कह लो सबसे आगे, आप प्रसिद्धि कह लो सबसे आगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी तो अपना गोल पोस्ट 2024 से 2029 के लिए शिफ्ट करने की तैयारी में है। हमारे पास ही ये खबर है, बाकियों का क्या होगा ये आप बताइए।